चलिए, तो आज की डेट सबसे पहले मेंशन कीजिए। आज की डेट है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल 2025 आज की डेट है। और आज की डेट में हम नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फिलहाल पिछली क्लास में जो हमने चर्चा की थी, जो टॉपिक हमने पढ़ा था, वो लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात की थी। तो हमने पढ़ा था कि कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। तो ये हमें याद करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन का नाम दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है। और दूसरा कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है, क्योंकि आप एक बेहतर टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिससे आप पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो वो भी एक कारण है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम जो है वो इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता है। और तीसरा, जो आखिरी बात हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, वो था प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस कैपिटल फॉर्मेशन। ये आखिरी बात थी हमने जो पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो इसका मतलब था कि अगर जितना हम प्रोड्यूस करते हैं वो, अगर मान लो 100 कार्स है तो 80 कंज्यूम हो गई मान लो, तो जो 20 बच गई तो उनको स्टॉक एट द एंड कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, और उनको इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो जो 20 कार्स हमारी बच जा रही हैं उनको भी कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिखा जाएगा। तो ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में इस पे चर्चा की थी। बट आज आगे बढ़ते हैं और प्लीज़ अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। यानी कि आज हमें ये समझना होगा कि स्टॉक और फ्लो में क्या फ़र्क है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें डिफरेंस भी आता है। कई बार ये सवाल डिफरेंस के तौर पर आता है कि आप स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस बता दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहता है। तो स्टॉक एंड फ्लो के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो जैसे अगर मैं कहूँ कि शाम हो रही है, एक टर्म है शाम हो रही है। अब अगर शाम हो रही है तो एक टर्म है, एक स्टेटमेंट है, मगर शाम के 5 बज रहे हैं, ये एक अलग अलग स्टेटमेंट है, क्योंकि वहां पर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हम 5 बजे की बात कर रहे हैं, शाम के 5 बजे की बात कर रहे हैं। तो जो शाम हो रही है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, मगर शाम के 5 बज रहे हैं ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो स्टॉक और फ्लो में अगर हम डिफरेंस के तौर पर देखें तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करता है और जो फ्लो कॉन्सेप्ट है वो पीरियड ऑफ टाइम पे बात करता है। तो यानी कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, तो आप क्या कहेंगी? आप कहेंगी कि स्टॉक उन वेरिएबल्स को कहा जाता है, उन वेरिएबल को स्टॉक कहा जाएगा जिनका मेजरमेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, और फ्लो उन वेरिएबल्स को कहा जाएगा जिनका मेजरमेंट हमेशा एक समय के अंतराल के बाद ही होता है। अब जैसे कई बार लोग कहते हैं कि आज की तारीख में तेरे भाई के पास इतना पैसा है कि पूरा मॉल खरीद लूं। तो यहां पर जो ये डायलॉग है, आज की तारीख, ये क्या होगा? स्टॉक होगा, क्योंकि आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक है। मगर जब हम फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो का मतलब है कि अगर आप इस वेरिएबल में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, कुछ चेंज देखना चाहते हैं, तो आपको इसे समय देना होगा। और अगर आप वो समय 1 महीना, 1 साल, 10 साल, कितना भी हो सकता है, तो उस केस में जब आप उसको मेजरमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आप उसमें एक बदलाव देख पाएंगे, एक चेंज देख पाएंगे कि हाँ यार, कुछ तो चेंज आया, कुछ बदलाव आया है। अब जैसे अगर हम कहते हैं तो नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ, जो नेशनल वेल्थ का कॉन्सेप्ट है वो स्टॉक है। वेल्थ का मतलब आज की तारीख, आज हमारे पास 1000 करोड़ हैं, 10,000 करोड़ हैं, तो वो क्या है? वेल्थ है। जो रिसोर्सेज है वो वेल्थ है, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मगर नेशनल इनकम
हमेशा हम कब कैलकुलेट करते हैं? एक साल बाद, एक सर्टेन डेट पे, कि 31 मार्च को हमारे देश की नेशनल इनकम इतना रहा होगा। तो नेशनल इनकम एक समय के बाद, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? उसे फ्लो बोलेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली से आगरा जा रहा है। अब दिल्ली से आगरा जा रहा है तो मान लीजिए उसने पूछा ड्राइवर से कि भैया इस वक्त हमारे कार की स्पीड क्या है? तो ड्राइवर कहता है सर 120 किलोमीटर पर आवर। तो इस वक्त होगी ना। मगर अगर जब हम आगरा पहुंच गए और फिर हमने पूछा कि ऑन एन एवरेज हम किस स्पीड से दिल्ली से आगरा आए हैं, तो बोलेगा सर 100 किलोमीटर पर आवर। तो 100 किलोमीटर पर आवर तो क्या रहा? एक पीरियड ऑफ टाइम रहा। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? फ्लो है। मगर अभी कितना स्पीड है वो क्या है? स्टॉक है। तो जब भी अगर हम देखें तो स्टॉक एंड फ्लो के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो जो डायनामिक होता है उसका मतलब होता है कि वो बदल रहा है, चेंज हो सकता है, उसे डायनामिक कहते हैं। तो स्टॉक कभी डायनामिक नहीं होता क्योंकि वो चेंज ही नहीं होगा। जो चेंज होगा वो डायनामिक है। तो यहां पर हम स्टॉक और फ्लो के बीच में ये डिफरेंस दे सकते हैं कि स्टॉक क्या है? स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। और फ्लो क्या है? डायनामिक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक के टाइम डायमेंशन नहीं होता, मगर फ्लो टाइम डायमेंशन होता है क्योंकि इसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही मेजर किया जाता है। तो यहां पर तुम पहला डिफरेंस लिख लो, मगर दूसरा तीसरा इनको मत लिखो, क्योंकि इनको जब मैं पीपीटी शेयर करूंगा तो तुम वहां से लिख लेना, मगर इसे ध्यान से पढ़ो कि स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है। स्टॉक स्टैटिक है, फ्लो डायनेमिक है। स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं होता, फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है, क्योंकि जब आप फ्लो की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद देखेंगे। अब मान लो कोई बच्चा पहले दिन स्कूल गया, अब शाम को जब वो घर आया तो उसके पापा या उसकी मम्मी उसको लेके बैठ गए ये एनालिसिस करने की उसके माइंड में कितना ग्रोथ हो गया है। तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी ना। एक दिन स्कूल जाने से, ठीक है, क्या आप मेजर चेंज उसके अंदर देख सकते हैं? अगर आपको मेजर चेंज देखना है तो उसे क्या देना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा ना, कि 6 महीने बाद देखेंगे, 1 साल बाद देखेंगे क्या बदलाव आ रहा है। तो जब आप उसे 1 साल बाद देखेंगे तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप उसे समय दे रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ऐसे ही इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, नेशनल इनकम हो गया। तो ये सब क्या है? जहां आपको समय देना है कि भाई इतने बाद ही हम कैलकुलेट करेंगे, या ये टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तभी कैलकुलेट करेंगे या मेजर करेंगे, तभी उसका मतलब बनता है, तो फ्लो है। मगर एक डेट दे दिया कि आज की तारीख में चेक करेंगे तो क्या है। जैसे आज की तारीख में कितने बच्चे पैदा हुए, स्टॉक है। पूरे साल कितने हुए, फ्लो हुए। आज की तारीख में कितनी कारें बनी, स्टॉक है। पूरे साल में कितनी बनी, फ्लो है। तो पूरे साल में कम बढ़ ऐसा तो होता रहेगा ना, कहीं कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी, तो वो स्टैटिक नहीं रहेगा ना। तो इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम पढ़ें तो 31 मार्च 2009 को इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, स्टॉक है। पूरे साल कितने बच्चे पैदा हुए, फ्लो है। तो ऐसे ये जो कुछ डिफरेंस दिख रहे हैं इनको ज़रूर कॉपी में लिखना, मैं शेयर करूंगा। कि जैसे नेशनल वेल्थ स्टॉक है, नेशनल इनकम फ्लो है। हमारे टैंक में कितना पानी है इस वक्त, स्टॉक है। ठीक है, कितने रफ्तार से पानी एंटर कर रहा है और निकल रहा है, फ्लो है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक एंड फ्लो के बेसिस में सबसे सिंपल डिफरेंस आता है कि अगर हम ये पकड़ लें कि सर डिफरेंस के तौर पर हम लिखेंगे कि स्टॉक स्टैटिक है और फ्लो डायनेमिक है, पहली चीज। और दूसरा कि स्टॉक वेरिएबल जो है वो हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होते हैं, और जो फ्लो वेरिएबल हैं उनको अगर हम मेजर कर रहे हैं तो हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही मेजर करना होगा। तो इसका तुम एक दो एग्जांपल लिख लो, स्टॉक का एक दो एग्जांपल लिख लो, फ्लो का, ठीक है, मगर पूरा मत लिखना और इसे पढ़ो पूरा। इस पूरी स्लाइड को ध्यान से देखो, अगर कोई भी सवाल है तो पूछो।
सर ये थर्ड एग्जाम्पल का क्या मतलब है? मनी सप्लाई, मनी सर्कुलेशन। मनी सप्लाई का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट है। आज की तारीख में हमारे देश में कितना मनी सर्कुलेशन में है, मनी सप्लाई है, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आगे आएगा मनी सप्लाई की डेफिनेशन मनी एंड बैंकिंग में आती है। ठीक है, चलो, तो यानी कि यहां पर कुछ डिफरेंस जो है वो तुम याद कर लेना, मगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन, ये जरूर याद करना। और स्टॉक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है और फ्लो डायनेमिक, तो ये थोड़ा सा याद कर लेना। अब ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं कि जीडीपी क्या होता है, तो आई बिलीव ये मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये पढ़ चुके हैं। एक बार बस तुम गो थ्रू कर लो कि जीडीपी की जो डेफिनेशन है उसमें कुछ ऐसा तो नहीं लिखा है जो डाउट है। ठीक है, फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था गुड्स और सर्विसेज का, तो ये डेफिनेशन तुम्हें याद करनी है। फिर हमने पढ़ा था कि गुड्स जो हैं, जो ड्यूरेबिलिटी है वो तीन तरीके से है। पहला ड्यूरेबल गुड है, दूसरा सेमी ड्यूरेबल गुड है, और तीसरा नॉन ड्यूरेबल गुड है, तो ये हमने पढ़ा था। फिर हमने सर्विसेज के बारे में बात की थी, तो वो भी कॉन्सेप्ट है। एंड यूज क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, और ये कुछ एग्जांपल्स, फाइनल गुड क्या होता है ये हमने पढ़ा था। कंजम्पशन गुड की डेफिनेशन क्या है, कैपिटल गुड की डेफिनेशन, स्टॉक एट द एंड, इंटरमीडिएट गुड के फीचर्स हैं, ये एग्जाम्पल मैंने पूछे थे। और ये जो पूरा चार्ट है फाइनल और इंटरमीडिएट गुड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब इस पूरे चार्ट में फाइनल और इंटरमीडिएट गुड कवर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। चलो, अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर अभी तुम नहीं दे पाओगी, बट इन फ्यूचर मैं ज़रूर इन पे सवाल पूछूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारा कंटेंट बाकी है। तो ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो तुम एक बार जो है अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो मतलब मिक्स बैग है, तो उसमें सारा कंटेंट आता, तो तुम एक बार देख लेना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। भैया लिखो अगला कॉन्सेप्ट, हेडिंग डालना नेशनल इनकम पार्ट 2। यानी कि अब जो मैं पीपीटी शेयर करूंगा ना, वो पार्ट 1 की नहीं होगी, वो पार्ट 2 की होगी। और पार्ट 2 का मतलब होगा कि अब हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो नेशनल इनकम के अगले मेजर टॉपिक्स हैं। ठीक है, मगर फिर भी मैं तुमसे एक बार लास्ट बार पूछ रहा हूं, हमने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है उसमें अगर कोई सवाल है तो पूछ लो। पक्का? पक्का? डन? चलो आगे बढ़ते हैं। दुनिया में दो लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है देखा, मैंने बोला तुम्हारे पास आवाज लेट आ रही, तुम्हारा रिएक्शन लेट आ रहा है। ठीक है, दुनिया में दो लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, चलो अब अपनी कॉपी में लिखो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का, ऊपर लिख लो पार्ट 2। पार्ट 2 का मतलब होता है कि याद रहेगा मुझे कि हम सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं और हम उस पर उन चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, चलो अब ये जो पार्ट 2 है ना, ये पार्ट 2 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मतलब इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत बेसिक्स हैं। अगर तुमने इन बेसिक्स को नहीं पढ़ा ठीक से तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल करने में या वो सब करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखो डोमेस्टिक एग्रीगेट्स। यानी कि डोमेस्टिक एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है, यानी कि हम बात करने वाले हैं 4 उन एग्रीगेट्स के बारे में जिनको डोमेस्टिक एग्रीगेट कहा जाता है। अब ये जितने भी तुम एग्रीगेट स्क्रीन पे इस वक्त देख रही हो, ये सारे वो एग्रीगेट हैं, ठीक है, जो तुम्हें न्यूमेरिकल में इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। मतलब ये सारे जो हैं वो कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, तो इनकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म अपनी कॉपी में लिखो।
मतलब अगर एग्जामिनर तुम्हें जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने को कह रहा है तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको क्या बोलेंगे? जीडीपी एमपी। ठीक है। उसके बाद एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी का मतलब होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो एनडीपी एमपी होगा। ठीक है। तीसरा एनडीपीएफसी क्या होगा? एनडीपीएफसी का मतलब होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद चौथा जीडीपीएफसी क्या होगा? जीडीपीएफसी होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो कितने कॉन्सेप्ट आ गए डोमेस्टिक के अंदर? 4, जीडीपीएमपी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी और जीडीपीएफसी। तो ये 4 कॉन्सेप्ट आ गए। अब ये जो 4 कॉन्सेप्ट हैं पहले लिख लो, फिर एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखो, जो जीडीपी एमपी होता है ना, वो ही जीडीपी होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन में तुम्हें न्यूमेरिकल में जीडीपी निकालने को बोला जाए तो तुम क्या करोगी? जीडीपी एमपी निकालोगी। ठीक है, क्लियर है? दोनों का मतलब सेम होता है। अच्छा, उसके बाद ये जो तुमने एनडीपीएफसी लिखा है ना, एनडीपीएफसी के सामने लिखो, इसी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। यानी कि अगर टीचर तुम्हें डोमेस्टिक इनकम निकालने को कह रहा है, इसका मतलब तुम्हें एनडीपीएफसी निकालना है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। तो सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि ज्यादातर न्यूमेरिकल किससे बेस्ड होंगे? डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपीएफसी के ऊपर। तो आज के बाद जब भी मैं बोलूं कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी क्या होगा? डोमेस्टिक इनकम होगा, और उसी के लिए तुम्हें फॉर्मूले यूज करने हैं और उसी के लिए तुम्हें कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, मगर ये बात याद रखना कि जीडीपी और जीडीपीएमपी सेम है। एग्जामिनर जो भी टर्म इस्तेमाल करे, चाहे जीडीपी चाहे जीडीपीएमपी, हमें जीडीपीएमपी ही निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं, लिखो, नेशनल एग्रीगेट्स। नेशनल एग्रीगेट्स भी 4 होते हैं, कॉपी में लिखो। चारों में पहला आता है जीएनपीएमपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट आता है एनएनपीएमपी, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके बाद आता है एनएनपीएफसी, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद आता है जीएनपीएफसी, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये चारों नेशनल कॉन्सेप्ट हैं, मगर इसमें ये जो आपका एनएनपीएफसी है, इसी को नेशनल इनकम कहते हैं। इसी को नेशनल इनकम कहते हैं। यानी कि जो एनएनपीएफसी है वो ही नेशनल इनकम है। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे, मगर नेशनल इनकम का मतलब क्या है? एनएनपीएफसी। तो ये रहा एनएनपीएफसी, इसको नेशनल इनकम कहते हैं।
लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है ये हमने पढ़ लिया। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ, एनडीपीएफसी, और नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ, एनएनपीएफसी। आगे बढ़ते हैं। अब लिखो अगला कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम बात कर रहे हैं, हालांकि हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात कर ली है, इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने समझ लिया है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, जो हमें पता है। और अगर इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो यहां पर हम किन चीजों को इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले रहे हैं, यहां पर हम जिस चीज को इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले रहे हैं, ठीक है, वो कैपिटल स्टॉक है, यानी कि मशीन है, टेक्नोलॉजी है, जो आदमी अपने अपने कंपनी के लिए खरीद रहा है, तो उसको हम एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर या मशीन के तौर पर ले रहे हैं। मगर यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है उसके दो रूप हैं। पहला क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? पहली क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और दूसरी क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस और नेट, इन दोनों के बीच में खड़ा क्या है, डेप्रीशिएशन। ग्रॉस और नेट, इनके बीच में क्या खड़ा है, डेप्रीशिएशन। इसका मतलब अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट अगर निकालनी है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रीशिएशन को माइनस करना होगा। यही है ना, नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रीशिएशन को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि सर ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है और डेप्रीशिएशन क्या है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। देखो, अगर हम एक सिंपल कंपनी की बात करते हैं कि उसने एक मशीन को खरीदा और वो मशीन को खरीदा गया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2025 को उस मशीन को खरीदा गया। ठीक है, अब जब मशीन को खरीदा गया तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको चलाने के लिए खरीदा गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि सर मशीन खरीद ली गई है मगर उसे बस सुंदर सा देख के देखते ही रहेंगे, उसको चलाएंगे कभी नहीं, ऐसा होता है क्या, नहीं होगा ना। तो कोई भी फर्म जो है वो मशीन या टेक्नोलॉजी अगर खरीदती है तो वो किस इंटेंशन से खरीदती है, वो उद्देश्य क्या होता है कि उसको यूज करेंगे, उससे प्रोडक्शन करेंगे, कैपिटल गुड है ना, ड्यूरेबल गुड है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। मगर जब उसका आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो 1 साल बाद क्या उसकी वैल्यू सेम रहती है जैसे 1 साल पहले थी, नहीं। यानी कि लेट सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि वो मशीन अगर 10 रुपए की थी, वो 1 अप्रैल को 10 रुपए की थी, 1 अप्रैल 2025 को वो 10 रुपए की थी। अब अगर आपने उसे पूरे साल इस्तेमाल किया और ये कहा कि डेप्रिसिएशन का वैल्यू 10% है, ठीक है, तो अगर डेप्रिसिएशन का वैल्यू 10% है, इसका मतलब 10 रुपए का 10% कितना हुआ, 1 रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने उस मशीन को 1 साल इस्तेमाल किया तो उसकी 1 साल बाद जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9 रुपए होगी, क्योंकि 1 रुपए डेप्रिसिएशन चला जाएगा, यानी कि वैल्यू फॉल हो जाएगी। तो इसका मतलब जो मशीन 1 अप्रैल 2025 को 10 रुपए की थी उसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस वैल्यू। मगर उसको इस्तेमाल हमने पूरे साल किया और इस्तेमाल करने के बाद फिर कैलकुलेट किया कि अभी मशीन कितने की रह गई, तो वो क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट। तो 10 रुपए की मशीन जो थी वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है और जो 9 रुपए की मशीन रह गई वो नेट इन्वेस्टमेंट है। तो 1 रुपए कहां गया शर्मा जी, डेप्रीशिएशन, यानी कि 1 रुपए क्या हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया। तो डेप्रीशिएशन का सिंपल सा मतलब है कि भैया ग्रॉस वैल्यू में और नेट वैल्यू के बीच में जो फर्क आता है उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन। तो हमेशा, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं या डेप्रीशिएशन लगाते हैं या वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा हम 1 साल का टाइम पीरियड लेते हैं। ये नहीं कि हम रोज रोज डेप्रीशिएशन लगाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि 1 साल बाद हम उसकी वैल्यू चेक करेंगे कि मशीन शुरू कितने में हुई थी, 1 साल इस्तेमाल हुई, अभी उसकी वैल्यू कितनी रह गई। तो जितना वैल्यू उसका फॉल हो गया वो क्या होगा, डेप्रीशिएशन होगा। तो इसलिए डेप्रीशिएशन की जो डेफिनेशन है ना, उसमें खुद ब खुद ये बात मेंशन है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट,
इज नोन एज डेप्रीशिएशन। ये सबसे आसान और सिंपल डेफिनेशन है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज नोन एज डेप्रीशिएशन। तो आपकी जो एसेट है उसकी वैल्यू अगर फॉल हो जा रही है तो डेप्रीशिएशन है। अगर आपने उसमें डेप्रीशिएशन जोड़ दिया तो ग्रॉस बन जाएगा, और डेप्रीशिएशन घटा दिया तो नेट बन जाएगा, और ग्रॉस और नेट के बीच में जो फर्क खड़ा है वो क्या है? डेप्रीशिएशन। तो आप अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखिए, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन। यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकती हैं, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। ये नेशनल इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। डन, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि सर डेप्रीशिएशन होता क्या है? अपनी कॉपी में अगली हेडिंग लिखिए, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का एक और नाम होता है, अपनी कॉपी में लिखो, उसको कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रीशिएशन का एक और नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो मतलब कॉमनली डेप्रीशिएशन यूज होता है, और डेप्रीशिएशन के अलावा जो एक और नाम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मगर तुम तीसरा नाम भी लिखो, इसका तीसरा नाम होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डेप्रीशिएशन का तीसरा नाम होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, अब सवाल यह है कि डेप्रीशिएशन एक्चुअली होता क्या है? मैंने बोला कि डेप्रीशिएशन की सबसे आसान और सिंपल डेफिनेशन क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, वो डेप्रीशिएशन है। एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर अगर मान लीजिए मैंने एक बाइक खरीदी, और उस बाइक को, नई बाइक खरीदी, ब्रांड न्यू बाइक खरीदी, और उस बाइक को मैंने पैक करके अपने घर में रख दिया और 1 साल तक उसे नहीं चलाया और वो पैक खड़ी रही, क्या तब भी उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा? तो जवाब है हाँ, तब भी डेप्रीशिएशन लगेगा। ठीक है, यानी कि पिछले साल आपके बाइक की जो वैल्यू थी वो अब नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और उसको क्या कहा जाएगा? डेप्रीशिएशन कहा जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि डेप्रीशिएशन की डेफिनेशन में हमें ऐसा क्या लिखना है जिससे एग्जामिनर हमें पूरे नंबर दे दे। मगर यहां पर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन में, वो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इसकी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। यानी कि अगर हम डेप्रीशिएशन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये लाइन तुम अपनी कॉपी में लिखो, और इसमें एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को अंडरलाइन करो। Fall in value of fixed assets due to normal wear and tear and expected obsolescence is called consumption of fixed capital. डन। चलिए, अब यहां पर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि हर बिजनेसमैन को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि 1 साल बाद मेरी जो ये फिक्स एसेट्स हैं इनकी वैल्यू फॉल हो जाएगी, और अगर वैल्यू या कोई परसेंटेज न्यूमेरिकल में नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट हम कितना मान लेते हैं? 10%, कि 10% डेप्रिसिएशन लग जाएगा या वैल्यू फॉल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये बात तो
प्रोड्यूसर को या मैन्युफैक्चरर को पता है ना कि मशीन आज खरीदेंगे, 1 साल इस्तेमाल करेंगे, अगर वो मशीन 100 रुपये की है तो 10% डिप्रिसिएशन लगेगा, तो अगले साल कितने की रह जाएगी? 90 रुपये की। उसके बाद अगर 10 रुपये का डिप्रिसिएशन लगेगा तो अगले साल कितने की रह जाएगी? 80 रुपये की। तो कहने का मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितना फॉल होगा या मशीन की वैल्यू कितना फॉल होगा, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, वो उसको पता है ना बिजनेसमैन को। तो इसलिए क्या है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, कि पता है सर कि कितना लॉस होने वाला है, कितनी वैल्यू फॉल होने वाली है, ये पता है। मगर जब ये पता नहीं होता, जब ये पता नहीं होता तो उसे डेप्रिसिएशन नहीं, उसे कैपिटल लॉस कहते हैं। यानी कि वहां पर भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्या करेगी? फॉल ही करेगी। तो यहां पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि सर डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में फर्क क्या होता है? देखिए, अकाउंट्स में हम डेप्रिसिएशन का प्रोविजन भी बना लेते हैं। प्रोविजन मतलब कि इतना पैसा फॉल होगा, इतना वैल्यू गिरेगा, तो इतना पैसा भैया चाहिए होगा, उसमें लगा देंगे या कुछ ऐसा। मगर कैपिटल लॉस में क्या होता है? कैपिटल लॉस में आपकी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू फॉल होंगी ही होंगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मगर ये एक्सपेक्टेड नहीं होगा, ये अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, मान लो किसी कंपनी में आग लग गई, किसी फैक्ट्री में आग लग गई, तो आग लगने से आपका 10% ही नुकसान होगा, ये कहना बेवकूफ़ी नहीं होगा कि सर आग लगने से हमेशा 10% ही नुकसान होता है। अरे ये क्या पागलपन वाली बात है? तो इसका मतलब उसको फिर आप डेप्रिसिएशन के खाते में नहीं डालेंगे कि सर फैक्ट्री में आग लग गई, सर वो डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री में चोरी हो गई, सर वो डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री में बाढ़ आ गई, डेप्रिसिएशन है। तो वो डेप्रिसिएशन नहीं है। वहां पर जो एसेट्स की फॉल हो रही है, वैल्यू फॉल हो रही है, वो क्या है? कैपिटल लॉस है। तो कैपिटल लॉस की डेफिनेशन में हम एक्सपेक्टेड वर्ड तो लिख ही नहीं सकते। कैपिटल लॉस की डेफिनेशन में हम एक्सपेक्टेड वर्ड तो लिख ही नहीं सकते। वहां क्या लिखना होगा? अनएक्सपेक्टेड। तो यहां पर टीचर अगर तुमसे सवाल पूछे कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में फर्क क्या है, तो सिंपल फर्क है। आप अगर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की बात करते हैं तो वो डेप्रिसिएशन है, अगर आप अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की बात करते हैं तो वो कैपिटल लॉस है। सबसे इंपॉर्टेंट, बाढ़ आ गई, आग लग गई, चोरी हो गई, तो वहां पर तो कैपिटल लॉस है ना, वो डेप्रिसिएशन कैसे है? दूसरा डिफरेंस, कैपिटल लॉस का कोई प्रोविजन नहीं होता है, डेप्रिसिएशन का होता है। क्लियर है? तो यहां पर ये डिफरेंस है। अब एक बच्चे ने एक बार मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट क्यों करते हैं? डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो उसका कारण यह है कि पता लगती है कि 1 साल बाद वैल्यू क्या रह जाएगी। ठीक है, मान लो 100 रुपए की मशीन है, 10 रुपए वैल्यू फॉल हुई, 90 रुपए की मशीन हो गई। अब जो मशीन 100 रुपए की थी और उस टाइम पर वो जिस एफिशिएंसी से काम करती थी, क्या वो 90 रुपए में भी काम करेगी? नहीं, उतनी एफिशिएंसी तो नहीं रहेगी। मगर डेप्रिसिएशन अगर 10 रुपए लगा है, 10 रुपए उसकी वैल्यू फॉल हुई है, अगर उस बिजनेस का ओनर 10 रुपए दोबारा से उस मशीन में लगाते, वैल्यू कितनी फॉल हुई है? 10 रुपए। अब कितने की मशीन रहेगी? 90 रुपए। अगर 10 रुपए दोबारा से उस मशीन पे लगा दिए जाएं तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो उतनी ही एफिशिएंसी से काम करे जितनी एफिशिएंसी से पिछले साल कर रही थी। इसीलिए कहते हैं सर्विस कराना, है ना, मेंटेनेंस कराना, ये बहुत जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उतना पैसा दोबारा उस मशीन पे लगा दें तो उसकी एफिशिएंसी काफी हद तक उतनी ही हो जाएगी जितनी नई में थी। तो इसलिए डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं। ऐसे बहुत सारे और आंसर अकाउंट्स में होंगे, डिफरेंट आंसर, मगर इकोनॉमिक्स में यही लिख दीजिएगा कि डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस,
और कैपिटल लॉस क्या है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सर्वेंस। ठीक है। अब अगर आप देखें तो कैपिटल लॉस और कैपिटल गेन में फर्क होता है। नाम से समझ में आता है, कैपिटल लॉस और कैपिटल गेन में फर्क होता है। अब मान लो मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें आई थिंक मूवी का नाम था ट्रैफिक सिग्नल। उसमें एक सीन आता है कि उसमें लड़के वाले पूछते हैं लड़की वालों से कि लड़की के पिता कहाँ हैं। लड़के वाले पूछते हैं लड़की वालों से कि लड़के के पिता कहाँ हैं। तो लड़की वाले कहते हैं कि भाई जो पिता हैं वो बह गए। क्या बोलते हैं? पिता जो हैं ठीक है, वो बह गए। अब पिता बह गए, बोले कैसे? बोले सर हम लोग छत पे ऊपर सो रहे थे, पिताजी नीचे सो रहे थे, रात को बाढ़ आई, पिताजी बह गए। अब जब पिताजी बह गए उसे डेप्रिसिएशन बोलोगी? नहीं, वो क्या है? कैपिटल लॉस, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था ना। अगर एक्सपेक्टेड होता तो छत पे सुलाते, अगर एक्सपेक्टेड होता तो छत पे सुलाते, मगर अनएक्सपेक्टेड था, पिताजी बह गए। तो जो पिताजी बह गए वो क्या है? डेप्रिसिएशन नहीं, कैपिटल लॉस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गेन क्या है? कैपिटल गेन का मतलब है, जैसे मैं ना मतलब कुछ साल पहले जब वोडाफोन और आइडिया एक साथ नहीं हुआ करते थे, तो एक ऐड आता था जो था नो उल्लू बनाएंगे, नो उल्लू बनाएंगे, ऐसा एक ऐड आता था। तो उसमें एक सीन रहता था कि किसान जो है वो बैठा हुआ है और वहाँ पर कुछ बिल्डर वगैरह लोग खड़े हुए हैं और वो किसान से कहते हैं कि ये ज़मीन हमें 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए में दे दो। ठीक है, किसान राजी हो जाता है। किसान कहता है अरे इस ज़मीन के 20 लाख रुपए दे रहे हैं, तो किसान खुश हो जाता है। तो पीछे से एक बच्चा मोबाइल लेके, आइडिया का मोबाइल लेके दौड़ता हुआ आता है और वो अपने और किसान को बताता है कि पापा इस रोड पे 6 महीने के बाद नेशनल हाईवे निकलने वाला है। ये रोड जो आज लाखों में लोग खरीद रहे हैं, ये कल को करोड़ों में हो जाएंगी। तो उस केस में ये आपसे इसीलिए खरीद रहे हैं सस्ते में। तो मैंने आइडिया पे सर्च कर लिया और आइडिया मुझे बता दिया कि हाईवे आने वाला है। तो क्या उस किसान को ये पता था कि 6 महीने में वो लखपति से करोड़पति होने वाला है? नहीं। अगर वो होता तो उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन, क्योंकि वो भी एक्सपेक्टेड नहीं था। क्लियर? तो द पॉइंट इज कि आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, बहुत क्या चांसेस बहुत कम है कि ये बताओ कि कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस में फर्क क्या है। ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? ये बताओ कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या फर्क है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? फोरसीन। कैपिटल लॉस क्या है? अनफोरसीन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग लिखो, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। अगली हेडिंग है फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। लिखा फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। अब ये पॉइंट क्या है? जैसे कई बार लोग, या तुम भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि पिज्जा खाने आप पिज्जा हट, डोमिनोज या किसी रेस्टोरेंट में गई होंगी। आज के बाद इस बात को नोटिस करना कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लो जब तुम उस मेन्यू को देखती हो जिस मेन्यू में ये लिखा हुआ है कि पिज्जा कितने कितने का है, ऐसा लिखा रहता ना कि स्मॉल इतने का है, मीडियम इतने का है, लार्ज इतने का, ऐसा लिखा रहता ना उसमें। तो मान लो मीडियम जो लिखा हुआ है मेन्यू में,
उसका एक वैल्यू लिखा है, लेट्स सपोज 350 400 ऐसे लिखा हुआ है ना। मगर जब तुम उसे पे करने जाती हो तो तुम हमेशा देखना वो अमाउंट डिफरेंट होगा। मतलब जो वैल्यू मेन्यू में लिखी है वही सेम कटनी चाहिए ना, कि मान लो 400 रुपए है, मेन्यू में लिखा है कि पिज्जा 400 रुपए का है, मगर जब तुम जाती हो बिल करने कि भैया बिल बना दो, तो बिल काटते हैं 450 रुपए का। तो अब ये सवाल दिमाग में आना चाहिए कि सर मेन्यू में तो पिज्जा 400 रुपए लिखा था, तो तुमने मुझे 450 रुपए का बिल क्यों थमाया है? डिस्प्ले तो 400 ही का हो रहा है ना। ये आप मैकडोनल्ड्स में भी चेक कर सकती हैं, आप डोमिनोज में भी चेक कर सकती हैं, आप हल्दीराम में भी चेक कर सकती हैं। तो अब इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि जो वैल्यू मेन्यू पे लिखी है वो क्या है? फैक्टर कॉस्ट। जो वैल्यू मेन्यू पे लिखी है वो क्या है? फैक्टर कॉस्ट। और वो वैल्यू जो तुम पे करके आई हो वो क्या है? मार्केट प्राइस। समझ में आया? इवन अगर तुम कोई मूवी देखने जाओ, ठीक है, उसका अगर टिकट खरीदो तो क्या होगा? ऊपर एक वैल्यू दी होगी, नीचे सर्टेन कुछ टैक्सेस लगे होंगे, और फिर लास्ट वाली वैल्यू को तुमने पे किया होगा। तुमने ऊपर वाली वैल्यू को पे नहीं किया होगा, तुमने कौन सी वैल्यू को पे किया होगा? जो नीचे है। तो जो नीचे तुमने पे किया वो क्या हुआ है? मार्केट प्राइस। तो तुमने क्या पे किया है? मार्केट प्राइस। और जो टैक्सेस हटा दिए जाएं तो क्या बनता है? फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट पे प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को देने को तैयार है। पिज्जा वाला भी 400 रुपए में अपना पिज्जा देने को तैयार है, ठीक है? क्यों? क्योंकि कॉस्ट में प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट जोड़ लेता है। जब वो कॉस्ट बताता है ना, तो क्या करता है? अपना प्रॉफिट जोड़ लेता है। क्योंकि डेफिनेशन अगर हम कॉस्ट की देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन में क्या लिखा था? सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। यही पढ़ा था हमने। तो अगर वो कॉस्ट है तो उसने 400 रुपए का अगर पिज्जा दिया है तो उसमें उसने कॉस्ट क्या कर दी? इंक्लूड कर दी ना कॉस्ट में अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्लूड होगा, ठीक है? अब अगर ऐसा है तो उस केस में भैया मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में फर्क दिख रहा है ना, कि भैया जब आप टैक्स ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस। जब आप टैक्स हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। अब लोग कह रहे हैं कि सर टैक्स क्यों देना है? सवाल ये है, टैक्स क्यों देना है? 400 रुपये पिज्जा लेते हैं सर, अभी 450 क्यों देना है? 450 इसलिए देना है क्योंकि आप जिस रोड पे चल के आए हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसका है? सरकार का। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? भैया हमारी कंट्री में बेचना है तो टैक्स देना पड़ेगा। अगर हमारी कंट्री में सामान बेचना है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले के जमाने में तरह तरह के लोग टैक्स देते थे, वैट देते थे, है ना, ऑक्ट्राई देते थे, सेल्स टैक्स देते थे, पता नहीं 50 टैक्स थे। अभी काफी कम हो गए हैं और अभी एक ही बचा है, जीएसटी। तो हम जीएसटी देते हैं। तो इसका मतलब पहले एंटरटेनमेंट टैक्स देते थे, मूवी देखने जाओ तो एंटरटेनमेंट टैक्स। तो कहीं ना कहीं अगर आप फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में फर्क देखें तो फर्क क्या है? फर्क यही है कि अगर आपने उसमें टैक्स नहीं जोड़ा, उस वैल्यू में टैक्स आपने नहीं जोड़ा, तो वो क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट। अगर आपने टैक्स जोड़ दिया तो वो क्या होगा? मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कितने होते हैं? 4। सवाल ये फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन अपना कोई शॉप चलाता है या शॉप खोलता है, पिज्जा बनाने की शॉप खोलता है, पिज्जा बेच रहा है, तो उसे क्या चाहिए होगा? लैंड चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा, एंटरप्रेन्योर, है ना, कैपिटल, ये सब चाहिए होगा। तो ये जब सही होगा तो ये सब फ्री में मिलेगा क्या? नहीं, इन सब के लिए उसे पे ऑफ करना पड़ेगा। यानी कि जो कॉस्ट तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी वही सेम कॉस्ट है ये, कि लैंड होगा तो रेंट देना पड़ेगा, लेबर आएगी तो वेजेस देना पड़ेगा, कैपिटल लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा,
अपने खुद के लिए प्रॉफिट चाहिए मुझे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मिलाकर क्या बनता है, कॉस्ट। ठीक है, जैसे लेबर का वेजेस, लैंड का रेंट, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। तो सब इनको जोड़ दोगे तो पता लग जाएगा सर इस प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है। अगर वो 10 प्रोडक्ट बना रहा है, 50 प्रोडक्ट बना रहा है, 100 प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसमें कॉस्ट को डिवाइड कर देगा। ठीक है, मगर कॉस्ट वही है, मगर कॉस्ट में कभी भी टैक्स नहीं जुड़ता। क्लियर? तो पढ़ो जरा फैक्टर कॉस्ट होता क्या है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में अगर कोई सवाल है तो पूछो। इसमें फैक्टर पेमेंट को अंडरलाइन कर लेना, फैक्टर पेमेंट को। डन। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्लियर हो गया, दोनों में क्या फर्क है। इसीलिए जो मार्केट प्राइस है ना उसको एमपी कहते हैं और फैक्टर कॉस्ट को एफसी। तो दोनों में क्या फर्क है, एमपी लिखा होगा तो वो क्या होगा, मार्केट प्राइस, और एफसी लिखा होगा तो क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग लिखो जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगली हेडिंग लिखो इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम सब जानते हैं कि टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि जिस पे बर्डन पड़ा है उसी को भरना है, तो डायरेक्ट टैक्स है। जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, अगर इनकम आपने कमाई है तो टैक्स भी आपको ही भरना होगा। मगर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जनरली ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो या तो गुड्स पे लगते हैं या तो सर्विसेज पे लगते हैं, पहली चीज। दूसरा, जब ये लगते हैं तो इनका जो बर्डन है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। यानी कि मान लो किसी प्रोडक्ट पे लगे, मान लीजिए आप पिज्जा खाने गई तो पिज्जा पे टैक्स लगा ना जो आपने खाया, तो कंपनी ने क्या किया, वो टैक्स आपको कह दिया मैम पे कर दो। समझ में आया, यानी कि टैक्स इस पे लगा पिज्जा पे, तो कंपनी को नहीं भरना वो टैक्स। ठीक है, वो उसने क्या करा, जीएसटी लगा के आपको दे दिया और आप ही से जीएसटी ले लिया कि मैम इतना % जीएसटी दे दीजिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो किसके ऊपर लग रहे हैं, या तो गुड्स के ऊपर या तो सर्विसेज के ऊपर। हाँ, मगर एक चीज देखी गई है कि अगर
गवर्नमेंट जब गुड्स या सर्विसेज के ऊपर टैक्सेस लगाती है तो उसका प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है। सिंपल। 400 रुपए का पिज्जा 450 रुपए का मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उस पर इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी लग रहा है। तो इसको लिखना नहीं है मगर पढ़ो। बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है। अब यहां पर एग्जांपल देखो, फैक्टर कॉस्ट 10,000 की थी, गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगाया? 10%। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? जीएसटी। 10% लगा। 10% जीएसटी लगते ही वो प्रोडक्ट मार्केट में कितने का हो गया? 11,000 रुपए का। तो अगर कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदना है तो कितने पैसे देने होंगे? 11,000। क्लियर? तो इनडायरेक्ट टैक्स लगने से गुड्स के प्राइस मार्केट में बढ़ जाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, सब्सिडीज। अगला पॉइंट आता है सब्सिडीज। अब सब्सिडीज का मतलब क्या होता है? सब्सिडीज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट यहां पे टैक्स नहीं लगा रही है बल्कि छूट दे रही है। और गवर्नमेंट कह रही है कि मैं एनकरेज कर रही हूं ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स को, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर सके, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों की प्रोडक्शन हो सके। जैसे खादी प्रोडक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट काफी सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अगर वो प्रोडक्ट 20 रुपए का है तो 15 रुपए तुम कस्टमर से ले लेना, 5 रुपए मैं दे दूंगी। क्लियर है? तो क्या हुआ? कस्टमर को प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है? 15 रुपए का, और एक्चुअली कंपनी को अपने 20 रुपए पूरे मिल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या हुआ? फैक्टर कॉस्ट 20 था, मतलब वो प्रोडक्ट कितने का बेचने को तैयार था? वो आदमी जिसका कंपनी का वो प्रोडक्ट है 20 रुपए में बेचने को तैयार था, मगर गवर्नमेंट ने कहा हम इस पे 10% सब्सिडीज देंगे। इसका मतलब मार्केट प्राइस का कितना हो गया? 18 रुपए। तो कस्टमर को कितना पे करना है? 18 रुपए। मगर एक्चुअली वो प्रोडक्ट है कितने रुपए का? 20 रुपए का, मगर कस्टमर को 2 रुपए सस्ता पड़ रहा है। तो 2 रुपए कहां से आ रहे होंगे? गवर्नमेंट पे कर रही होगी। तो इसका मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लगाती है, जिससे उनका प्राइस बढ़ जाता है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जिससे उनका प्राइस मार्केट में कम हो जाता है। तो हमेशा गवर्नमेंट उन्हीं प्रोडक्ट्स पे सब्सिडीज देती है जिन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करने को वो गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी प्रोडक्शन बढ़े, उनकी प्रोडक्शन को एनकरेज करना चाहती है। तुम कभी नहीं देखो कि सिगरेट के ऊपर सब्सिडी लग गई, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गवर्नमेंट उसकी प्रोडक्शन को एनकरेज करना नहीं चाहती, इसलिए खूब टैक्स लगाती है। और खादी प्रोडक्ट हो गया है ना, उस पर सब्सिडी मिलेगी, ठीक, क्योंकि कंट्री को कोई नुकसान नहीं है खादी पहनने से। ठीक है। उसके साथ साथ और भी, जैसे फार्मर्स जो यूज करते हैं खाद वगैरह, तो वहां पर भी इस तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। बिजली इलेक्ट्रिसिटी में भी इस तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो गवर्नमेंट अगर सब्सिडी किसी भी चीज पे दे रही है तो वो इसीलिए दे रही है क्योंकि वो चाहती है कि उसका प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़े। लोग अगर उसको ज्यादा खरीदेंगे तो जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं वो एनकरेज्ड फील करेंगे और वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो इसलिए सब्सिडी दिया जाता है। तो उनके बारे में मत लिखना, मैं पीपीटी भेजूंगा तभी लिखना, अभी बस पढ़ लो। ठीक है। आगे चले, इस पूरी स्लाइड में कोई कष्ट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बोलूंगा लिखने के लिए। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ये हेडिंग अपनी कॉपी में लिखो, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वर्सेस प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बहुत सिंपल है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, यहां पर हम एक फॉर्मूले से समझते हैं, और जो मैं लिख रहा हूं अभी नहीं लिखना है, बाद में लिख लेना। ठीक है। जैसे अगर एक टर्म अभी हमने पढ़ा, एक चीज होता है मार्केट प्राइस, जिसको एमपी कहते हैं। एमपी का मतलब क्या होगा? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट, यानी कि एफसी। अब फैक्टर कॉस्ट में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दें,
तो ये क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस बन जाएगा। फैक्टर कॉस्ट में अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस बन जाएगा। तो टैक्सेस जो हैं वो प्लस होते हैं। मगर एक साल में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं या जीडीपी निकालते हैं तो वहां पर हम उन सारे प्रोडक्ट्स को भी लेते हैं जिन पर टैक्स लगा, और उन सारे प्रोडक्ट्स को भी लेते हैं जिनको हमने सब्सिडी दिया, अगर मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट पे नहीं आएगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देंगे और सब्सिडीज माइनस कर देंगे, क्योंकि टैक्सेस प्लस करते हैं, सब्सिडी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो उन्होंने कहा ये दो काम आप मत करो, उससे बेटर एक फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला का क्या होता है, एनआईटी। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर्मूला क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आप इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन से ले लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर आप सब्सिडीज को माइनस कर दें तो एनआईटी आ जाएगा। तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। दूसरा, अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो आपको फैक्टर कॉस्ट में क्या प्लस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि एनआईटी। इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स क्या होगा, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से एनआईटी को माइनस कर देंगे। क्लियर है, कॉपी में नोट करो। यानी कि मार्केट प्राइस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यार रुको, मैं तुम्हें अपनी गंदी राइटिंग नहीं, सुंदर राइटिंग दिखाता हूं, पढ़ो। अपनी राइटिंग पे घमंड मुझे बिल्कुल नहीं है। कभी कभी लोग रोने लगते हैं, ये देख के इमोशनल हो जाते हैं, सर आप इतना कमाल लिख कैसे लेते हो। मैंने कहा बरसों की तपस्या है, तप करना पड़ता है इतना सुंदर लिखने के लिए, मेहनत से काम नहीं कर चलता, यहां पे तपस्या करनी पड़ती है। डन सर। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग इस पर हम चर्चा करेंगे, लिखो उसका नाम है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसका नाम है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मगर अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। मगर मैं तुम्हें जो पहली पीपीटी है, ठीक है, वो मैं शेयर करता हूं ग्रुप में, उसका जितना भी कंटेंट है वो प्लीज आप अपनी कॉपी में चेक कर लीजिए और उसको ठीक से लिख लीजिए, ठीक है। उसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट लिखना है, ठीक है। दूसरी जो पीपीटी होगा पार्ट 2, ये जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन मैं भेज दूंगा, तो तुम बढ़िया से नोट्स बना लेना, ठीक है। तो हम मिलते हैं सीधा अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।